एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने अपनी बहन को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब उनकी बहन को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसीलिए भी वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। उस छोटे से पहाड़ के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपना तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशान लगाकर तीर छोड़ता है। तभी उनकी बहन पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती तायक तायक। इसका मतलब है जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपनी तीर की धार को तेज करते हैं और अपनी बहन पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाई का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में 7 भाइयों से सबसे तेज था। छोटी बहन जानती थी कि उनके 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाइयों छोटे भाइयों पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। छोटी बहन हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे उनकी छोटी बहन के सीने को भेद देता है और छोटी बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी के लिए छोटे भाई को जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। इन्हें जोड़कर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो छोटे भाई। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर छोटा भाई को नाग देवता दिखते हैं और छोटा भाई नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि
मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और छोटा भाई ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। उसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक डाड़ी मतलब छोटा सा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, लेकिन उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और छोटा भाई वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मार पीट करेंगे। यह सारी घटना को दाढ़ी के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे और वे तीनों छोटे भाई को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर छोटा भाई उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार में बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब तुम्हारी बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर छोटा भाई बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब उनकी बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के झुंड के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के झुंड को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा सा बांस का टुकड़ा काटकर ले जाता है कि बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, लेकिन इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर बेसुरा हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है तो बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज ना बाजरे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन के घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा भाई मारपीट करके जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन, ना बाज ना बाजरे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन के घर बजता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट करके भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटा भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद से बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर छोट भाई कर घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा भाई मोहित हो जाता है
और यह धुन सुनकर छोटा भाई से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुँह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे भाई अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर छोटा भाई अपने नौकरों से पूछता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर छोटा भाई सोचता है कि शायद कोई भाभी आ गई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी छोटा भाई घर से बाहर काम के लिए जाता है तो यही घटना हर बार देखने को मिलता है और लगातार होने के कारण छोटा भाई के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगता है। आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है? वह अपने भाइयों और भाभियों से पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन छोटा भाई सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलता है और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद छोटा भाई देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख छोटा भाई की आंख खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उसकी छोटी बहन के जैसी ही होती है। छोटा भाई अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई काम कर ख़त्म कर देती है, वापस केंद्रा में जाने वाली होती ही है कि तब छोटा भाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत केंद्रा को जला देता है, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी उस गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा काटा जाता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वहीं सरौटी साग को चढ़ाया जाता है।